हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट कोर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली क्लास में हमने क्लास 9 के सिविक्स की एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने चैप्टर 1 में जो टॉपिक दिया हुआ है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, इस टॉपिक को हमने शुरू किया था, जिसमें हमने जो लोकतंत्र क्या है इसके बारे में पिछली क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के आगे का जो लोकतंत्र क्या है, इस सवाल के आगे जो भी टॉपिक है अपना, ये लोकतंत्र क्या है, इसके अगला जो टॉपिक है लोकतंत्र क्यों, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अपना टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार हम समरी देख लेते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले क्या है, लोकतंत्र के बारे में पढ़ा पिछले क्लास में। लोकतंत्र क्या है इसके बारे में पढ़ा कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र में इसमें इसका हमने शाब्दिक अर्थ देखा। तो लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी। इसे लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी किससे बना है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसिया शब्द से बना है, लैटिन भाषा के डेमोक्रेसिया शब्द से। ठीक है, तो जो डेमोक्रेसिया है, ये डेमोक्रेसिया दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोक्रेसिया किससे बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे डेमोक्रेसिया दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो पहला हो गया डेमोस, ठीक है, डेमोस, और दूसरा क्या है, दूसरा हो गया क्रेसिया। ठीक, तो दूसरा जो शब्द है अपना डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसिया होगा। तो डेमोस का मीनिंग क्या है, डेमोस का अर्थ होता है लोग। ठीक, और क्रेसिया का अर्थ क्या होता है, क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। यानी कि अब इस प्रकार जो शाब्दिक अर्थ होगा इसका डेमोक्रेसी का, वो क्या होगा, डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस का मीनिंग है लोग और क्रेसिया का मीनिंग है शासन। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ के अनुसार हम परिभाषा देखेंगे कि ऐसी शासन व्यवस्था, ठीक, ऐसी शासन पद्धति है जिसमें जो शासक है, जो शासक होता है, वो क्या होता है, शासक का चुनाव लोग करते हैं। ठीक, इसका शासक का चुनाव लोग करते हैं। तो ऐसी शासन पद्धति जिसमें शासक का चुनाव लोग करते हैं। तो इस शाब्दिक अर्थ से अगर हम परिभाषा का अनुमान लगाएं तो क्या होगा कि ऐसी शासन पद्धति, ठीक, ऐसी शासन पद्धति जिसमें शासकों का चुनाव क्या है, जो शासक है, शासक का चुनाव कौन करता है, शासक का चुनाव जनता करती है। जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, शासक का चुनाव करती है। ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ कि कोई बाय बर्थ शासक की गद्दी पा जाएगा, नहीं, उसका चुनाव जनता करेगी, वही शासक के रूप में स्थापित होगा, वही शासक के रूप में शासन को संचालित करेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि हम डेमोक्रेसी का अर्थ हो गया। उसके बाद हमने डेमोक्रेसी की विशेषताएं देखी थी। अब जो विशेषता होती है डेमोक्रेसी की, उसमें सबसे पहली विशेषता क्या है, विशेषता में हमने देखा था कि डेमोक्रेसी किस शासन पद्धति को हम डेमोक्रेसी मानेंगे। तो सबसे पहली विशेषता हमने देखी थी कि जो फैसले हैं, यानी जो प्रमुख फैसले हैं डेमोक्रेसी में, वो कौन लेगा, वो निर्वाचित नेता लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई राजा होगा या कोई, मतलब जैसे सऊदी अरब में व्यवस्था है ना, वैसा वैसा टाइप कुछ नहीं था। सबसे पहले जो प्रमुख फैसले होंगे वो कौन लेगा, निर्वाचित जो नेता होंगे, जनता द्वारा निर्वाचित नेता प्रमुख फैसले लेगा। दूसरा क्या था, दूसरा हमने देखा था कि दूसरी विशेषता क्या थी, दूसरी विशेषता के अंतर्गत हमने देखा था कि जो चुनाव होगा, चुनाव पद्धति जो होगी, चुनाव कैसे होंगे, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष होना चाहिए। और क्या है, चुनाव स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कोई धांधली हो उसमें या कुछ और भी हो, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, किसी भी पार्टी की तरफ बायस नहीं होना चाहिए चुनाव को। ठीक है, तीसरा हमने क्या देखा था, तीसरा जो विशेषता था, तीसरी विशेषता थी वो मत के ऊपर था। यानी जो मतदान होता है, ये वोट होता है, वो क्या है, वन वोट इक्वल टू वन पर्सन। यानी एक व्यक्ति, हर व्यक्ति के वोट को एक वोट के रूप में चुना जाना चाहिए, मतलब निर्धारित होना चाहिए। किसी ने एक वोट दिया तो उसका कॉस्ट क्या होना चाहिए, वन पर्सन वोट इक्वल, वन पर्सन इक्वल टू वन वोट होना चाहिए। उसके बाद चौथी विशेषता हमने क्या देखी, चौथी विशेषता थी कानून का राज होना चाहिए। यानी कानून का राज हो, यानी ऐसा नहीं कि हाँ कि किसी ने कह दिया कि हाँ आज से देश में ये चीज होगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। कानून एक संविधान होना चाहिए और उसी के अनुसार देश का शासन चलना चाहिए। और दूसरा क्या था, इसी के तहत क्या था, नागरिकों के अधिकारों
का सम्मान, ठीक, नागरिक अधिकारों का सम्मान। ऐसा मतलब ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में कि जो नागरिक है वो अपना क्या कहते हैं ओपिनियन ना रख पाए सरकार के सामने, या अपनी कोई बात अपनी कोई डिमांड ना रख पाए। इसलिए नागरिक के अधिकारों का, नागरिक को इतना अधिकार होना चाहिए कि अपनी डिमांड्स को, अपनी बात को सरकार के सामने रख पाए। ठीक, तो ये हो गया समरी पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि जो डेमोक्रेसी थी उसके आगे जो संक्षेप में जो परिभाषा हमारी एनसीईआरटी में दी गई थी, जो पिछले क्लास में हमने जहाँ पे अपना क्लास एंड किया था, उसी के आगे था संक्षेप परिभाषा। तो यहीं से हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले जो संक्षेप परिभाषा दी हुई है वो उसमें क्या है, लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक क्या है, जनता द्वारा चुने गए हैं। क्या है, जनता द्वारा। सिर्फ शासकों का चुनाव कहाँ से होता है, जनता द्वारा, भी हमने समरी में ही देखा। उसके बाद जनता द्वारा चुने गए शासक सभी प्रमुख निर्णय लेते हैं। जो शासक होगा वो जनता द्वारा चुना गया होगा और सभी प्रमुख निर्णय वही लेगा। चुनाव जनता को वर्तमान शासकों को बदलने का एक विकल्प और उचित अवसर प्रदान करते हैं। जो चुनाव होता है ये क्या है, चुनाव क्या करता है, चुनाव जनता को, जो सरकार है उसको बदलने का एक अवसर, जो सरकार है उसको चेंज करने का एक अवसर प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि एक बार जनता ने चुन लिया किसी को तो वही लाइफ टाइम बैठा रहेगा गद्दी पर। अगर वो ठीक से काम नहीं करेगा तो जनता अपने मतदान शक्ति का प्रयोग करके उस शासक को, मतलब एक निर्धारित समयावधि के बाद जब नए चुनाव होंगे तब उन चुनाव में जनता उन शासकों को अपने मतदान का प्रयोग करके, मत शक्ति का प्रयोग करके हटा देगी। ठीक है, तो ये ब्यूटी है लोकतंत्र का, कि जो लोकतंत्र है उसमें सरकार कोई ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार चुन लिया तो वो लाइफ टाइम रहेगा। किसी की कोई गारंटी नहीं है, जनता जब चाहे उनको उतार सकती है। यह विकल्प और अवसर भी लोगों के लिए समान आधार पर उपलब्ध है। और जो ये वोटिंग राइट है, ठीक, वोटिंग राइट ये क्या है, ये भी लोगों को समान रूप से उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि हाँ कि किसी को वेल्थ के आधार पर वोटिंग राइट मिला हुआ है और किसी कोई गरीब आदमी है, पुअर है, तो उसको वोटिंग राइट, जैसे ब्रिटिश काल में होता था, उसमें एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया था कि यही लोग ही वोट कर सकते हैं, वोटिंग यही लोग कर सकते हैं। लेकिन अब जो है क्या है, हर व्यक्ति को वोटिंग राइट है। वो कोई भी मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी सेक्स का हो, मतलब पुरुष महिला सब इक्वल हैं, किसी भी जाति का हो सकता है, वो सबको वोटिंग राइट है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र का परिभाषा है, सारांश परिभाषा। इस विकल्प के प्रयोग से संविधान में मूल नियमों और नागरिक अधिकारों द्वारा सीमित सरकार का निर्माण होता है। अब जब क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस के बाद क्या होता है, सरकार बनती है। तो जो सरकार होती है वो क्या है, संविधान के मूल नियमों के आधार पर बनती है। जब मतदान शक्ति का प्रयोग जनता करती है और सरकार नियमित करती है, तो वो सरकार संविधान के मूल नियमों के अनुसार और नागरिक अधिकारों द्वारा सीमित होती है। यानी कि जैसे जो सरकार है वो कोई भी मनमाना काम नहीं कर सकती है। ठीक है, सरकार कोई भी मनमाना काम नहीं कर सकती है। जैसे ही वो काम करती है तो उसके ऊपर क्या बैठी है, जो कार्यपालिका है उस पर नियंत्रण करने के लिए हमारे यहाँ सर्वोच्च अदालत है। जैसे ही उसने किसी नागरिक के अधिकारों के विरोध में काम किया, कोई ऐसा कानून पारित कर दिया जो नागरिक अधिकारों के विरोध में है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट उसको उस पर रोक लगा देगा और वो क्या हो जाएगा, वो कानून क्या है, तुरंत क्या कहते हैं, नल हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है जो सरकार जो काम करती है वो नागरिक अधिकारों द्वारा सीमित होती है। ठीक, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई भी काम कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना संक्षेप परिभाषा जो लोकतंत्र का था, डेमोक्रेसी का संक्षेप परिभाषा था। अब इसके अगला वाला जो टॉपिक नहीं, एक बार इसमें देख लेते हैं विशेषताएं। उदाहरण, कुछ देशों के उदाहरण दिए हुए हैं कि उनमें किस प्रकार का शासन संचालित होता है और उन उदाहरणों के आधार पर उस शासन की क्या विशेषता है उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, भूटान नरेश ने घोषणा की कि आगे वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा की गई सलाह पर काम करेंगे। यानी जो भूटान के नरेश हैं उन्होंने ये क्या घोषणा की है, उन्होंने अनाउंसमेंट की कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा की गई सलाह पर काम करेंगे। तो इस प्रकार हम इसे क्या, इसकी किस प्रकार के शासन की व्यवस्था है, इसमें लोकतंत्र में जो कानून के शासन वाली विशेषता थी उसके बारे में बात हम कर रहे हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या है, भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है। यानी
अगर वो वोट डालने का अधिकार देते, ऑब्वियस सी बात है, अगर श्रीलंका में कुछ मजदूर गए हैं तो वहां पे क्या है, वो क्या कर रहे होंगे, मजदूरी करते होंगे। मजदूरी के बाद जो है वहां पे जो भी टैक्स वगैरह लगते होंगे, टैक्स देते होंगे। तो टैक्स जब दे रहे हैं तो उनको वोटिंग राइट भी मिलना चाहिए भाई। अगर वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है उस देश के विकास में, तो उसको वोटिंग राइट ऑब्वियस सी बातें मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं मिल रही है, यानी कि जो अधिकारों का सम्मान है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर वोटिंग राइट दिया जाता, इनको वोटिंग राइट मिल जाते, तो इसका मतलब क्या था कि अधिकारों का सम्मान है। यानी कि अगर कोई देश वहां किसी अन्य देश का व्यक्ति वहां पर नागरिकता लेकर रह रहा है, तो उसका उसे वोटिंग राइट दे देता है, तो इसका मतलब ये है कि वो देश नागरिक अधिकारों का सम्मान कर रहा है। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शन और रैलियों पर रोक लगा दी। जो नेपाल नरेश है उन्होंने, फिलहाल अब तो राजतंत्र समाप्त हो गया नेपाल में, अब लोकतांत्रिक पद्धति है, लेकिन अभी हाल ही में लोग वहां पे नेपाल में क्या हुआ है कि जनता ने क्या कर दिया है, विरोध कर दिया है सरकार का। सरकार हट भी गई है और अंतरिम सरकार भी बन गई है। एक व्यक्ति एक वोट एक मोड़। अब यहाँ पे क्या है, नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी। राजनीतिक जमावड़े, प्रदर्शन और रैली रैली किस लिए होते हैं? ये वोट को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोड़ के बारे में बात इसमें हो रहा है। ये विशेषता है इसकी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया है। तो ये क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मुकाबला। ठीक है, तो ये विशेषता है इस चीज की। बांग्लादेश के राजनीतिक पार्टियों, जैसे मान लो कि ये जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मुकाबला, इसमें एक चीज हम समझ लेते हैं कि जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है और जो ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, किसी भी विधानसभा के चुनाव को, मतलब वहां पे क्या करते हैं, कर सकते हैं उसको अमान्य, वो सॉरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव को अमान्य घोषित कर सकता है। लेकिन जो बिहार में चुनाव हुए जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जब बिहार विधानसभा को वहां के राज्यपाल ने भंग करना चाहा, तो उसको सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, असंवैधानिक करार दे दिया। ठीक है, तो ये क्या है, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव का मुकाबला। बांग्लादेश और राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किस पार्टी की सरकार न रहे। जो बांग्लादेश है, वहां की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई हैं कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार ना रहे, यानी कि चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार ना रहे, यानी कि जब चुनाव होंगे, चुनाव के समय क्या हो, देश में किसी भी पार्टी की सरकार ना हो। तो चुने हुए नेताओं ने फैसला लिया कि चुनाव के समय कोई भी सरकार नहीं रहेगी। तो ये सारी विशेषताएं हमारी एनसीईआरटी में दी हुई हैं। उसके बाद अब हमारा मेन टॉपिक जो आता है वो है लोकतंत्र क्यों। यानी पिछले क्लास में हमने इस बात पे डिस्कस किया था कि लोकतंत्र लोकतंत्र क्या है। ठीक है, अब आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि लोकतंत्र क्यों जरूरी, मतलब लोकतंत्र क्यों, हमें लोकतंत्र की क्यों आवश्यकता है, क्यों लोग कहते रहते हैं कि डेमोक्रेसी चाहिए हमें। ठीक है, इस सवाल को हम इस क्लास में डील करेंगे। सबसे पहले लोकतंत्र के गुणों पर बहस करते हैं। लोकतंत्र के विरुद्ध तर्क क्या है। अब देखो भैया, कुछ लोग होते हैं कि क्या नाम से उनको चाहिए लोकतंत्र, वो मतलब वो डेमोक्रेसी की डिमांड करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि क्या कहते हैं, हमारे जो राइट्स हैं वो इसी डेमोक्रेसी में ही सुरक्षित रहेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या है, इसका विरोध भी करते हैं। देखो, जहाँ सपोर्टर्स होंगे वहां पे विरोधी भी होंगे। ठीक है, जहाँ पे सपोर्टर्स होंगे वहां पे कुछ अपोनेंट भी होंगे। तो इन विरोधियों का क्या तर्क है कि हमें लोकतंत्र की पद्धति क्यों नहीं अपनानी चाहिए, या लोकतंत्र क्यों ठीक नहीं है, इस बारे में हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से तर्क दिए गए। सबसे पहले क्या है, लोकतंत्र में जो नेता है बदलते रहते हैं, जाहिर सी बात है, ये बात तो भैया बिल्कुल सही है। हर 5 साल पे हमारे यहाँ क्या होता है, आम चुनाव होते हैं, लोकसभा इलेक्शन होते हैं। और क्या कहते हैं, हर 5 साल पे क्या होता है, विधानसभा इलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो विधानसभा इलेक्शंस में और लोकसभा इलेक्शंस में मतलब टाइमिंग अलग अलग होती है, ऐसा नहीं कि साथ ही में होता है, वो उसके टेन्यूर पर डिपेंड करता है। लेकिन लोकसभा तो पूरे देश में एक ही साथ में होता है, मतलब कि अलग अलग फेजेस में चुनाव होते हैं, लेकिन जिस महीने जिस ईयर में होगा उसी साल में एक साथ में होगा चुनाव। ठीक है, तो इसमें क्या है, आज कोई और है, कल कोई और नेता होगा। जैसे अभी तो हमारे जो मोदी जी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी,
ये इनका तीसरा कार्यकाल है। लेकिन इनसे पहले कौन था? इनसे पहले थे मनमोहन सिंह जी। ठीक, मनमोहन जी। तो मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन सिंह के बाद कौन बना? मोदी जी बने अपने। तो ऐसे हो सकता है कल मोदी जी के बाद कोई और आ जाए। ठीक है, तो ऐसे क्या इसमें लोकतंत्र में क्या है, नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई नेता है, जैसे मान लो मोदी जी हैं अपने, तो ये आज अपने क्या कहते हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, कल कोई प्रधानमंत्री ना रह जाए, इनकी जगह पे कोई दूसरा प्रधानमंत्री आ जाए, तो वो क्या करेगा? मान लो उसकी विचारधारा इनकी विचारधारा से मैच नहीं करती हो, और इन्होंने जो पॉलिसीज चलाई, जो भी क्या कहते हैं एजेंडा लिया, मतलब लेकर आए, जो भी पॉलिसीज और जो भी कार्यक्रम लेकर आए, वो नेता आएगा, नेता क्या करेगा? कह दे कि हाँ जितना भी पिछले सरकार ने पॉलिसीज लेकर आई है उसको हम रद्द कर देते हैं, तो क्या होगा? स्थिरता नहीं रहती है। स्थिरता मतलब नहीं रहती लोकतंत्र में, क्योंकि हर 5 साल पे सरकार बदलने की संभावना रहती है। उसके बाद क्या है? लोकतंत्र पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सत्ता के खेल पर आधारित है। भाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा क्या है? इसमें नैतिकता की कोई गुंजाइश नहीं होती। देखो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा क्या होता है कि राजनीति में लोग सत्ता में आने के लिए क्या करते हैं? साम दाम दंड भेद सब चीज का प्रयोग करते हैं, फिर लोगों को समझाते हैं। उसके बाद दाम दाम वाली बात तो बहुत सारे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे वो जानते होंगे कि किस प्रकार नेताजी चुनाव से पहले चुनाव का परिणाम बदलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में लोग कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं। उसके बाद दंड दंड का मतलब क्या? अगर मान लो कोई किसी पार्टी से है, फलानी पार्टी से, मान लो कोई ए पार्टी से है, ठीक है, और दूसरा उसी गांव में बी पार्टी से है। मान लो इनको पता चल गया ए पार्टी वाले को कि यहाँ कुछ लोग वोट मतदान करने वाले हैं, ठीक है, तो इनको पता चल गया कि ये इतने लोग मतदान यहाँ करेंगे, अब ये इनके साथ मारपीट करें, कुछ भी करें। ठीक है, तो ये सब क्या है? दंड भेद, साम दाम दंड भेद के ही तहत वो करते हैं सब कुछ। फिर बहुत सारे लोग एक दूसरे की छवि खराब करने के चक्कर में मार दंगे सब करा देते हैं। तो ये सब क्या है? राजनीतिक हथकंडे हैं जो राजनीति की प्रतिस्पर्धा में लोग जीतने के लिए अपनाते हैं। उसके बाद क्या है? सत्ता के खेल पर आधारित होता है। ये सब क्या है? सत्ता के खेल पर आधारित है। इसमें नैतिकता की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जीतने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, तो अगर वो नैतिकता का पालन करते तो कुछ भी नहीं करते। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई नैतिकता नहीं रह जाती लोकतंत्र में। उनको ये पता है कि हाँ एक बार सरकार बन गई तो 5 साल एकदम आराम से हम सरकार चला लेंगे, 5 साल सरकार नहीं गिरेगी। तो ये सोचते हैं कि एक बार किसी तरह जीत जाए चुनाव के, कोई भी तरीका अपना के। तो जब कोई भी तरीके की बात आती है तो वहां पे नैतिकता तो नहीं रह जाएगी। ऐसे सारे मतलब किसी भी सिद्धांत का कोई पालन नहीं होता है। ठीक है, तो नैतिकता की कोई गुंजाइश नहीं होती। लोकतंत्र में इतने सारे लोगों से सलाह लेनी पड़ती है कि इससे देरी होती है। देखो जो डेमोक्रेसी है वहां पे जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो क्या है कि पहले क्या होता है कि कोई भी बिल है वो सदन में हमारे पहले प्रस्तुत होती है, उस पर चर्चा होती है, फिर चर्चा के बाद क्या होता है? मतदान होता है, फिर मतदान के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास तो बाद में जाएगा, पहले वो चर्चा से पास होता है। तो उसमें सदन में मान लो बहुमत जो है उसके साथ नहीं है, सरकार के साथ, तो क्या होगा? बिल नहीं पास होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत जितने भी हमारे जो नेता मंत्री हैं उनसे चर्चा होती है, उनसे सलाह लेनी पड़ती है, तभी ना कोई बिल पास होता है। ऐसे अपने मन से थोड़ी पास हो जाते हैं। तो बिल पास करने के लिए हम देखते हैं कि लोगों से सलाह लेनी पड़ती है, जिनसे देरी होती है। ठीक है, निर्वाचित नेता जनता के सर्वोत्तम हित को नहीं जानते हैं, इससे गलत निर्णय लिए जाते हैं। जो निर्वाचित नेता होता है वो जनता के सर्वोत्तम हित को नहीं जानते हैं। भारत में एक चलन है, चलन क्या है कि जो जीता हुआ प्रत्याशी है, जीते प्रत्याशी को आप कब देखेंगे? जो चुनाव होता है ठीक है, चुनाव के टाइम में आप जीते हुए प्रत्याशी को देखेंगे, और बाकी जो हारा प्रत्याशी होगा उसे आप जब चाहे तब मिल सकते हैं हारे प्रत्याशी से। तो हारा प्रत्याशी, अब उसका सरकार में कोई जोर तो है नहीं, और जो जीता प्रत्याशी है जब चुनाव आ जाता है तब उसका दर्शन होता है। तो ऐसे में क्या होता है? वो जब थोड़े टाइम के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए ही जनता के पास आएगा, तो वो जनता से कैसे उनकी परेशानियों को जानेगा? जनता उसी जल्दबाजी में, वो एक तो नेताजी को वोट भी मांगना है, उसी में जनता की परेशानियों को भी सुनना है। तो ना नेताजी सबसे प्रमुख काम अपना जो करते हैं वो है वोट मांगने का काम। नेताजी का सबसे ज्यादा ये रहता है कि अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। ठीक है,
तो वो ये नहीं देखते हैं कि जनता की परेशानियां क्या हैं, जनता की डिमांड्स क्या हैं। वो उनको वोट से मतलब है, वोट लेकर फिर वो नेताजी चलते बनते हैं। तो वो सर्वोत्तम हित जनता का क्या है उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो इससे क्या होता है, डिसीजंस रॉन्ग आते हैं, रॉन्ग डिसीजंस आते हैं, गलत निर्णय ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नेता होता है उसको खबर ही नहीं है कि जनता चाहती क्या है। बस वो वोट लेने से मतलब होता है। चुनाव के टाइम में आपको नेताजी आपके पैर पड़ते हैं, चुनाव में वोट लेते हैं, फिर उसके बाद वो नेताजी कहाँ मिस्टर इंडिया बन जाते हैं, हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि नेताजी कब आए थे। फिर वो जब चुनाव होता है फिर नेताजी आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि वो जनता से बहुत इंटरेक्शन उनका नहीं होता है। लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म देता है क्योंकि यह चुनावी प्रतिस्पर्धा आधारित है। अब जब भ्रष्टाचार कैसे होता है चुनाव में, ठीक है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार का मतलब क्या है, करप्ट बिहेवियर। क्या है, करप्ट बिहेवियर। ठीक, तो जो करप्ट बिहेवियर होता है वो क्या है, जो चुनाव जीतने के लिए नेताजी कुछ भी करते हैं। जैसे कहीं कहीं क्या होता है, पैसा दे देते हैं जनता को। ठीक है, चुनाव के ठीक पहले पैसा दे देते हैं, ये भी भ्रष्टाचार है। बहुत जगह पे तो शराब, अपने यहाँ तो मतलब बिहार जो था अब तो बंद हो गया, शराबबंदी हो गया, वहां पे तो शराबे एकदम प्रचलन में था। उसके बाद जो ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है, ग्राम पंचायतों के चुनाव में आप देखें कि प्रधान जी चुनाव के 6 महीने पहले से जोर शोर से जनता का मतलब जनता के से रूबरू होकर हर हथकंडे अपनाते हैं। उनको जैसे महिलाओं को साड़ी दिया जाता है ग्रामीण इलाकों में, उसके बाद पैसे दिए जाते हैं वोट लेने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भ्रष्ट जो आचरण है नेताजी चुनाव में आने के लिए अपनाते हैं। और इस प्रकार हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है, जो आखिरी वाला है, आम लोग नहीं जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, उन्हें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब जो चुनाव है उसमें कौन वोट देता है, चुनाव में वोट देती है आम जनता। ठीक है, चुनाव में वोट कौन देता है, आम जनता वोट देती है। अब आम जनता को मतलब आम जनता क्या है, सीधी सादी जनता है भाई अपनी। तो इस सीधी सादी जनता को ये नहीं पता है कि नेताजी झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं ऑथेंटिक न्यूज है वो बहुत बाद में पहुंचती है। जो वायरल न्यूज होती है वो जनता तक पहले पहुंचती है। तो वायरल न्यूज सही है या गलत है इस जनता कैसे आइडेंटिफाई कर पाती है, नहीं कर पाती है, क्योंकि उतना वो एजुकेटेड ही नहीं, टेक्निकली हो या एजुकेशनली बहुत मतलब उतना अवेयर नहीं है लोग चुनाव के बारे में या राइट डिसीजन के बारे में। इसीलिए तो भ्रष्टाचार चल जाता है लोकतांत्रिक सरकार में। लोग जान ही नहीं पाते हैं, 500 रुपए के बदले या एक साड़ी के बदले जितना भी उनको उचित लगता है नेताजी देते हैं और वो सुबह जाकर वोट देकर चले आते हैं। तो आम जनता डिसाइड ही नहीं कर पाती है एक्चुअल में कि हमारे हित में कौन सा नेता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, ये लोकतंत्र के क्या है, लोकतंत्र के विरुद्ध तर्क हैं। अच्छा, अब लोकतंत्र के विरुद्ध तर्क हैं तो लोकतंत्र के पक्ष में भी तर्क देख लेते हैं एक बार। तो पक्ष में तर्क देखने से पहले एक छोटी सी कहानी हमारी एनसीईआरटी में दी हुई थी, उस पर हम पहले चलते हैं। देखो, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, चीन में 1958 से 61 के अकाल विश्व इतिहास का सबसे बुरा अकाल था। देखो, इसके लोकतंत्र के पक्ष में तर्क क्या है, तो इसकी एक कहानी है, चीन की कहानी। चीन में क्या हुआ था 1958-61 में, क्या हुआ था, एक अकाल आया था और वो अकाल विश्व इतिहास में सबसे बुरा अकाल था 1958-61 वाला। इस अकाल में लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए थे, बहुत बड़ी संख्या है भाई, 3 करोड़। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से ज्यादा बेहतर नहीं थी। जो देखो 1958 क्या है, 1958 लगभग हमारे देश के आजाद हुए 11 साल के बाद की बात है। तो हम आर्थिक रूप से बहुत बेहतर स्थिति में नहीं थे, ठीक, चीन से ज्यादा बेहतर नहीं थे, लेकिन क्या है, फिर भी भारत में चीन जैसा अकाल नहीं पड़ा। लेकिन भारत में चीन जैसा अकाल नहीं पड़ा। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह दोनों देशों की अलग अलग सरकारी नीतियों का परिणाम था। जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनका मानना क्या है कि जो भारत और चीन की आर्थिक नीतियां हैं, जो सरकारी नीतियां, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, उनका परिणाम है कि चीन में क्या हुआ, अकाल आया और भारत में अकाल भारत में नहीं आया। ठीक, तो ये है भारत में लोकतंत्र के अस्तित्व ने भारतीय सरकारों को खाद्यान्न की कमी पर उस तरह से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित किया जैसा कि चीनी सरकार को नहीं किया। भारत में जो लोकतंत्र का अस्तित्व है उसमें क्या हुआ, जो भारत की सरकारें हैं उनको खाद्यान्नों की कमी पर उस तरह से प्रतिक्रिया करने के लिए, यानी खाद्यान्न, हमारे यहाँ खाद्यान्नों की तो पहली बात कमी थी,
देखो, जब हमारे यहाँ क्या कहते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो उससे पहले क्या था, बंगाल में फेमस फेमाइन, आप लोग बंगाल के अकाल से परिचित हैं कि किस प्रकार वहां पे हजारों लोग, करोड़ों लोग मर गए बंगाल में, ठीक है, क्योंकि खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हुई। ब्रिटिश सरकार बहुत उदासीन थी हमारे प्रति, तो खाद्यान्न हमको आपूर्ति नहीं हो सकी, क्योंकि सारी खाद्यान्नों की आपूर्ति वर्ल्ड वार 1 में, 2 में हो रही थी, और जो रसद आ रहे थे अन्य देशों से, उनकी सप्लाई रुक गई। तो इस वजह से हमारे यहाँ अकाल आया। लेकिन जब हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसने, जो डेमोक्रेसी है, उसने सरकार को प्रेरित किया कि खाद्यान्न की कमी से हम उभरे, यानी कि हमारे देश का जो पहली समस्या है खाद्यान्न की कमी, इसको हम कैसे भी करके दूर करें। लेकिन ये चीज चीन में नहीं हो पाई। वे बताते हैं कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़े पैमाने पर अकाल नहीं पड़ा है। यानी जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बताते हैं कि कोई भी स्वतंत्र देश हो और लोकतांत्रिक देश हो, उसमें बड़े पैमाने पर क्या है, अकाल नहीं पड़ा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर सरकार खाद्यान्न आपूर्ति ही नहीं कर पाएगी कोई सरकार, तो जनता क्या करेगी, जनता उनको बदल देगी भाई। जो जनता का पेट ही नहीं भर पाएगी, और सरकार को लोग लेकर क्या करेंगे, उसको हर मतलब जैसे आम चुनाव आएगा, लोग उनको गद्दी से उतार देंगे। अगर चीन में बहुदलीय चुनाव होते तो एक विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र प्रेस होता, तो शायद अकाल में इतने लोग नहीं मरते। अब जो चीन है अपना, उसमें अगर मल्टी पार्टी वो होता, कॉन्टेस्ट होता, मल्टी पार्टी होती, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक अपोजिशन होता, यानी एक विपक्ष होता, और विपक्ष सरकार से सवाल करता कि भाई आप खाद्यान्न की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे जनता के लिए। या प्रेस होती, तो प्रेस भी तो पूछती, सरकार से सवाल करती कि देश में अकाल है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं। अकाल में तो आपको खाद्यान्न आपूर्ति करनी चाहिए, किसी तरह एक्सपोर्ट करिए, कुछ भी करिए, लेकिन एटलीस्ट जनता को तो सेव करिए। लेकिन वहां पे बहुदलीय पार्टी नहीं है, वहां पे एक दल की पार्टी की सरकार बनती है, तो इससे उनकी क्या जवाबदेहिता एकदम मतलब ना के बराबर रहती है। ना ही प्रेस भी उन्हीं के कंट्रोल में, विपक्ष का कोई दल है ही नहीं, तो सवाल कौन करेगा। तो इस वजह से क्या हुआ, फेमस फेमाइन वहां पर हमें देखने को मिला, ठीक है। तो ये हो गई हमारी चीन की कहानी 1958 से 61, जो आज चीन आज हमको आंखें दिखाने की कोशिश करता है। सोचिए कि 1958 में उसकी क्या स्थिति थी। अब देखो, इसके पक्ष में हम तर्क देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के पक्ष में तर्क क्या है। ये कहानी तो हमने पढ़ लिया, तर्क देख लेते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार एक बेहतर सरकार होती है, क्योंकि यह सरकार का अधिक जवाबदेह रूप होती है। लोकतांत्रिक सरकार क्या है, लोकतांत्रिक सरकार अधिक जवाबदेह होती है। जैसे जो तानाशाही सरकार होती है, तानाशाही में किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि तानाशाह से सवाल पूछ ले। भाई किम जोंग उन की तरह वो कुछ भी करा देगा, उसका जो मन करेगा वो करा देगा, ठीक है। तो लोग वहां पे सरकार से सवाल नहीं पूछ पाते। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार की ये खूबी है कि यहाँ पे लोग सरकार से सवाल कर लेते हैं, सरकार से, ठीक है। लोग सवाल पूछते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, आपको किस लिए लाया गया था और आप क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार सरकार भी डरी रहती है कि हाँ भाई हमें जवाब देना है, हमारे पास अपोजिशन है, हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रेस है, तो वो जवाबदेही बनी रहती है। और सरकार क्या है, इस प्रकार लोकतांत्रिक सरकार को हम क्या समझते हैं, बेहतर होती है। क्योंकि जो जवाब दे रहेगा, जो सवालों का जवाब देगा, वो बेहतर, ऑब्वियस सी बात है। मान लो हमने किसी से सवाल किया, किसी सरकार से सवाल किया, वो जवाब नहीं दे रही है, तो इसका मतलब हम मूर्ख हैं। सरकार ही मतलब सब कुछ है, तो सरकार को लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार में जो सरकार है उसको जवाबदेहिता क्योंकि हमेशा बनी रहती, ठीक। लोकतांत्रिक निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका जो हमारी है वो क्या है, विधायिका के प्रति जवाबदेह है, ठीक है। इसकी जो जवाबदेहिता है विधायिका के प्रति है, ठीक। तो विधायिका सवाल पूछेगी इनसे, यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन भी बैठे रहेंगे, पूछेंगे सरकार से कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जवाबदेहिता वाला देख लिया हमने। दूसरा गुण क्या है, लोकतंत्र के पक्ष में दूसरा तर्क है, लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ये लोकतंत्र में,
इसकी गुणवत्ता में सुधार करता है। गुणवत्ता में कैसे सुधार करता है? हमारे यहाँ जब लोकतंत्र में पार्लियामेंट में आप देखते हैं कि 3 सेशन होते हैं। 3 सेशन, तीनों सत्र में क्या होता है, जब बिल पास होता है तो कई दिनों तक बहुत गहन विचार विमर्श होता रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें बजट की, तो बजट में क्या है, काफी दिन तक मतलब पूरा क्या कहते हैं, बहुत गहन विचार विमर्श के बाद ही सरकार विनियोग विधेयक पारित करा पाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो निर्णय की गुणवत्ता है, यानी कि मान लो सरकार कह दिया कि हमको रोड बनाने के लिए इतना रुपया चाहिए, मान लो एक्स करोड़ रुपीस चाहिए, एक्स थाउजेंड करोड़ रुपीस चाहिए। अब लीडर ऑफ अपोजिशन पूछेगा ना कि आप इससे किस प्रकार का सड़क बनाएंगे, कैसे सड़क बनवाएंगे, और इसकी गुणवत्ता क्या होगी, इसमें टेक्नोलॉजी कौन सा यूज होगा, बहुत सारे सवाल पूछेगा। तो उसमें क्या है कि जो निर्णय रहते हैं, डिसीजन, उसकी गुणवत्ता में ऐसा नहीं कि ऐसे तैसे ले लिया डिसीजन, बहुत गहन विचार विमर्श होता है तब डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तीसरा गुण क्या है, तर्क क्या है कि लोकतंत्र मतभेदों और संघर्षों से निपटने का एक तरीका प्रदान करता है। लोकतंत्र क्या है, मतभेदों और संघर्षों से निपटने का। मान लो सरकार कोई डिसीजन लेना चाहती है, हमारे यहाँ कानून कैसे बनता है, सबसे पहले कोई बिल लोकसभा में पेश होता है, वहां से पास होता है, फिर वो कहाँ जाता है, राज्यसभा में जाता है, वहां पे पास होता है, तब जाकर कहाँ पे जाता है, संयुक्त यहाँ पे जाता है प्रेसिडेंट के पास। लेकिन मान लो इसने लोकसभा ने कोई बिल भेजा राज्यसभा के पास और राज्यसभा उसको पारित करने से मना कर दी, या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए दोनों के बीच, दोनों के बिल में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो उस स्थिति में हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ज्वाइंट सिटिंग की व्यवस्था है। क्या है, ज्वाइंट सिटिंग की व्यवस्था है। तो दोनों जो सदन है उनकी एक संयुक्त सभा बुलाई जाती है, वहां पे विचार विमर्श होता है। फिर जो मतभेद राज्यसभा को लोकसभा से रहते हैं, उनको सुलझाकर, उन सवालों को सुलझाकर फिर क्या होता है, डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो संघर्ष और मतभेद है उनसे निपटने का भी जो अवसर है, ये लोकतंत्र हमको प्रदान करता है। ये लोकतंत्र जो है नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है। गरिमा कैसे बढ़ाता है भाई नागरिकों की? तो नागरिकों की गरिमा क्या है, जैसे गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार है सबको ना। तो लोकतंत्र में क्या है कि जो नियम जो इंडिपेंडेंस लोगों को दी गई है, जो आजादी लोगों को दी गई है, और जो अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, जो अधिकार दिए गए हैं लोकतंत्र में, इनका हनन नहीं होता है। जैसे ही कार्यपालिका यहाँ पर कोई भी कानून बनाएगी, तुरंत वहां पे सुप्रीम कोर्ट जो बैठा है हमारा न्यायपालिका किसी भी नागरिक अधिकार के विरुद्ध में कोई भी कानून, उसको तुरंत रोक लगा देगा कि नहीं भाई, ये नागरिक अधिकारों के विरुद्ध है, इसको आप कानून के रूप में नहीं लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कानून खत्म हो जाता है। लोकतंत्र अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर है क्योंकि यह हमें अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर देता है। देखो, जो लोकतंत्र है वो अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर किस प्रकार है, ये हमको अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर देता है। देखो क्या होता है कि जो ग्रामीण इलाका है, वहां पे जब लोग चुनाव आता है, चुनाव में क्या करते हैं, मान लो किसी ने पिछले साल ए पार्टी को वोट दिया, उसको बहुत सारी उम्मीदें थी कि हाँ नेताजी ये करेंगे, वो करेंगे, देश के विकास में काम करेंगे, लेकिन नेताजी ने कुछ भी नहीं किया 5 साल। अब जब दूसरी बार चुनाव आया, 5 साल बाद चुनाव आया, नेताजी फिर आए, फिर जनता ने क्या डिसाइड किया, हम इस नेता को, हम इस पार्टी को वोट ही नहीं देंगे, हम वोट देंगे बी पार्टी को। पिछली बार हमसे गलती हो गई थी कि हमने इनको जितवाया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें क्या है, जनता से जो गलती हुई पिछली बार, वो जनता इस गलती को नहीं दोहराती है और सरकार बदल देती है, वहां का कैंडिडेट बदल देगी वो। तो जो गलतियां हैं उसको सुधारने का अवसर मिलता है। लोकतांत्रिक नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है। लोकतंत्र क्या है, नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है, इसको अभी हमने ऊपर देख लिया। ठीक है, तो ये हो गया लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। अब लोकतंत्र के व्यापक अर्थ है, मतलब लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि बस सरकार से ही संबंध है लोकतंत्र का। लोकतंत्र की मीनिंग जो है बहुत ब्रॉड है। तो लोकतंत्र का जो व्यापक अर्थ है उसके बारे में भी पढ़ते हैं हम। सबसे पहले क्या है, कभी कभी हम लोकतंत्र का इस्तेमाल सरकार के अलावा अन्य संगठनों के लिए भी करते हैं। इन कथनों को पढ़िए। देखिए, जो लोकतंत्र शब्द है इसका क्या है, सरकार के अलावा हम अन्य संगठनों के लिए भी करते हैं। ठीक, तो इसमें किसके किसके बारे में बताया गया है, इसमें हम पढ़ते हैं कि जो कथन दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट है, इसको पढ़ते हैं भी हमको पता चलेगा। हम एक बहुत ही लोकतांत्रिक परिवार है। जैसे क्या कहते हैं,
लोग कहते हैं कि हम बहुत लोकतांत्रिक परिवार है। लोकतांत्रिक परिवार होने का क्या मतलब है? जैसे मान लो कोई परिवार है लोकतांत्रिक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो परिवार के सदस्य हैं उनके उन उनको मतलब इक्वल समझा जाता है, यानी कि चाहे वहां पे लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, सब इक्वल है। सबका अपना एक मत है, मतलब कोई भी टॉपिक है, घर में कोई डिसीजन लेना है तो उस पर सारे लोग अपना ओपिनियन देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो परिवार है, परिवार का मुखिया है, वो क्या है, वो उसकी जिम्मेदारी रहती है परिवार को सुरक्षा प्रदान करना, बाकी सारी चीजें। तो ये इस प्रकार हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक परिवार है, तो परिवार भी लोकतांत्रिक तरीके से होता है। किन्हीं किन्हीं परिवारों में देखते हैं कि छोटे लोग को बिल्कुल भी बोलने का राइट नहीं होता, यानी कि अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो वहां पे छोटे जो लोग घर के सदस्य हैं उनका कोई मत ही नहीं होता है। आप भी अपने घरों में अगर ऐसा होता होगा तो महसूस करते होंगे कि जो रूढ़िवादी परिवार है उसमें घर में क्या होता है, एक होता है ताऊ, ठीक है। ताऊ क्या करता है, ताऊ सारे डिसीजन लेता है। वो आप किससे शादी करेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, सब कुछ ताऊ लेता है डिसीजन। तो इस प्रकार के परिवार को हम लोकतांत्रिक परिवार नहीं कहेंगे। जब भी कोई निर्णय मिला होता है हम सब बैठकर आम सहमति बनाते हैं, ठीक है। अभी मैंने कहा मेरी राय में मेरे पिता की राय जितनी ही मायने रखती है, यानी कि वहां पे हर सदस्य का जो डिसीजन रहता है, ओपिनियन रहता है, वो मैटर करता है। मुझे ऐसे शिक्षक पसंद नहीं जो छात्रों को कक्षा में बोलने और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देते हैं। मैं ऐसे शिक्षकों को पसंद करूंगा जिनका स्वभाव लोकतांत्रिक हो। लोकतांत्रिक स्वभाव का क्या तात्पर्य है, यानी मान लो एक क्लास है, ठीक है। मान लो ये हो गई एक क्लास, यहाँ पे 10 बच्चे हैं, ठीक है, और एक टीचर है। ये जो टीचर है मान लो किसी विशेष समुदाय से हैं, और ये जो टीचर है ये क्या करे, समुदाय या किसी विचारधारा से प्रभावित हो या जो भी इनकी धारणा हो, ये अपनी धारणा के अनुसार मान लो 5 बच्चों को ही बोलने का अवसर दें और 5 को अवसर ना दें। तो जो क्लास होगी वो क्या है, वो लोकतांत्रिक क्लास यानी डेमोक्रेटिक क्लास नहीं होगी। लोकतांत्रिक कब होती, लोकतांत्रिक तो तब होती जब इसमें क्या है, सभी को समान अवसर मिलता सवाल करने का। लेकिन जब अब समान अवसर नहीं मिल रहा है तो उसको हम लोकतांत्रिक क्लास नहीं कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो क्लास होंगी, जिस क्लास में यानी जिस क्लास के बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनको इक्वली क्वेश्चन करने का मौका मिलता है, ठीक है, सवाल करने का मौका मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक। जैसे सपोज करो, जैसे मेरा ही एक क्लास है, ठीक है। इस क्लास में मान लो किसी ने कमेंट कर दिया, ठीक है। उसने कोई सवाल पूछा, अब मुझे उसका सवाल ही नहीं समझ में आया, मैंने उसको क्या किया, उसके कमेंट को भाई ऐसे उड़ा दिया, कमेंट की मैं इसके सवाल का जवाब नहीं दूंगी। तो मेरा मेरा ये क्लास क्या है, डेमोक्रेटिक क्लास नहीं रह जाएगा। डेमोक्रेटिक तो तब है ना जब मैं सभी को जैसे किसी ने सवाल किया मैंने उसका जवाब दे दिया, ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक हो गया। और सवाल का जवाब नहीं दिया, उसमें कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार की बायसनेस दिखाई, तो ये मेरी क्लास डेमोक्रेटिक क्लास नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, ब्रॉडर मीनिंग्स हो गए, इसके लोकतंत्र के ब्रॉडर मीनिंग हो गए। उसके बाद देखो वे लोकतांत्रिक की बात कैसे कर सकते हैं, लोकतंत्र की बात कैसे कर सकते हैं। देखो कभी कभी हम लोग शब्द का इस्तेमाल किसी मौजूदा सरकार का वर्णन करने के लिए नहीं बल्कि एक आदर्श मानक स्थापित करने के लिए करते हैं, जिसे सभी लोकतंत्रियों को अपनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। जैसे इस देश में सच्चा लोकतंत्र तभी आएगा जब कोई भी भूखा न सोए। देखो जो लोकतंत्र शब्द है, जरूरी नहीं कि हम लोकतंत्र शब्द को किसी मौजूदा सरकार का वर्णन करने के लिए करें, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोकतंत्र को किसी जो कोई सरकार है, वैसे तो लोकतंत्र का बेसिक मीनिंग लोग यही लगाते हैं कि सरकार जो लोकतांत्रिक सरकार है उसी से मीनिंग लगाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम उसी के रेफरेंस में यूज करें। आदर्श जो मानक स्थापित करने होते हैं लोकतंत्र में, हम उसके रेफरेंसेस में भी लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इस देश में सच्चा लोकतंत्र तभी आएगा, जो सच्चा लोकतंत्र है वो तभी आएगा जब कोई भी नागरिक भूखा ना सोए। वैसे मैं बता दूं कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, यूएन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें एसडीजी के बारे में दिया हुआ था, जिसमें जो पहला गोल है एसडीजी का गोल क्या है, नहीं पॉवर्टी है। एसडीजी में गोल है एक जीरो हंगर एसडीजी का गोल है, ठीक है। इसके तहत क्या था कि कोई भी नागरिक जो भूखा ना सोए।
इसमें हर 11 में से एक व्यक्ति क्या है, भूखा सोने के लिए मजबूर है। ठीक, तो इस प्रकार जो सच्चा लोकतंत्र होगा, कोई भी उसमें भूखा न सोए, उसे हम सच्चा लोकतंत्र कहते हैं। ठीक, ये एक मानक आदर्श है लोकतंत्र का। उसके बाद क्या है, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक का निर्णय लेने में समान भूमिका निभाने में सक्षम होना चाहिए। जो लोकतंत्र है उसमें क्या है, प्रत्येक नागरिक को निर्णय लेने में समान भूमिका निभाने में सक्षम होना चाहिए। इसके लिए आपको केवल वोट देने के समान अधिकार की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक नागरिक के पास समान जानकारी, बुनियादी शिक्षा, समान संसाधन और भरपूर प्रतिबद्धता होनी चाहिए। देखो, जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या है, हर नागरिक क्या है, समान निर्णय लेने में समान भूमिका निभाने में सक्षम हो। इसके लिए अब समान भूमिका को केवल वोट तक सीमित नहीं करना है। ठीक है, समान भूमिका का मतलब ये हुआ कि उसके पास क्या हो कि किसी भी चीज का की समान जानकारी हो, यानी कोई भी न्यूज हो वो उसके पास भी उसी तरीके से पहुंचनी चाहिए जो देश के अन्य लोगों के पास पहुंच रही है। जैसे मान लो हो गया एक एलिट क्लास, एक हो गया बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो जो न्यूज इसके पास पहुंच रही है वही न्यूज इस क्लास के पास भी पहुंचनी चाहिए। बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन जो हमारा है वो सबको समान रूप से मिलना चाहिए। समान संसाधन यानी जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस सबके पास एक जैसे होने चाहिए। अब ये अलग बात है कि लोग अपने इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेस है उसमें डिफरेंसेस है, लेकिन जो बेसिक रिसोर्सेस हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और बाकी सारे, जैसे मान लो ले लेते हैं इंटरनेट पर एक्सेस जो है, जैसे मान लो कि मैं सक्षम हूँ इंटरनेट चलाने में, मेरे बगल कोई और बैठा है वो व्यक्ति भी सक्षम है। तो अगर मान लो मैं किसी खास समुदाय से बिलोंग करती हूँ, वो किसी खास समुदाय से बिलोंग करता है, तो उसके साथ इस चीज पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि वो किसी दूसरे समुदाय से बिलोंग करता है। दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल रिसोर्सेस मिलने चाहिए। ठीक है, भरपूर प्रतिबद्धता होनी चाहिए। देखो, कमिटमेंट होना चाहिए डेमोक्रेसी में। तो ये सब क्या है, डेमोक्रेसी के क्या है, ब्रॉडर सेंस है, ब्रॉडर मीनिंग्स हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम अपने जो पहला चैप्टर है, हमने अपने पहले चैप्टर को जो हमारा सिविक्स है क्लास 9 का, जो क्लास 9 की एसएसटी है, क्लास 9 की एसएसटी जो है, एसएसटी कहते हैं जो सिविक्स हमारा है, इसका जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी है पहले उस क्लास को देखे, फिर इस क्लास को देखे। हालांकि दोनों क्लासेस अगर आप पिछला क्लास नहीं भी देखते हैं तो भी ये क्लास आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।